जिन स्टूडेंट्स ने भी कल अटेंड किया है उन्हीं के लिए पॉइंट्स आ रहा है। छूटा आप लोग का, इन लोगों का नहीं छूटा, इन लोगों को तो मालूम है। पहला पॉइंट ये बताया कि क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों डिवाइड किया गया, अकाउंट्स को क्यों बांटा गया। अकाउंट्स को डिवाइड करने का, क्लासिफाई करने के पीछे रीजन सबसे बड़ा ये है कि हम कुछ रूल्स डिवाइस कर सके, कुछ रूल्स बना सके और वो रूल बना के और लोगों को सिखा सके, है ना। जब कोई नॉलेज डेवलप किया जाता है, किस लिए डेवलप किया जाता है? नॉलेज डेवलप कर दिया गया सो दैट कि उसको शेयर करना आसान हो, दूसरे तक पहुंचाना आसान हो, है ना। तो अकाउंट्स का भी नॉलेज डेवलप किया गया है तो इसको दूसरे तक पहुंचाने के पर्पज से ना, और अकाउंटेंट बने, ज्यादा लोग अकाउंटेंट का काम करें इसलिए। हाँ, तो अकाउंट्स में रूल्स को बनाने के लिए यहाँ पे जरूरत किस चीज का पड़ा? फिर अकाउंट्स को डिवाइड करने का, क्लासिफाई करने का। अकाउंट्स तो बहुत सारे होंगे, डिफरेंट नेम्स ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, हर लेन देन में अलग अलग अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। नहीं होगा, आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर इन्वॉल्व हुआ, मशीन खरीद के लाया तो क्या फर्नीचर इन्वॉल्व हुआ कि मशीन इन्वॉल्व हुई, है ना। फर्नीचर कैश में लाए थे तो कैश इन्वॉल्व हुआ, फर्नीचर उधार लाओगे तो जिससे उधार लिया उसका नाम इन्वॉल्व होगा, है ना। तो क्या देख रहे हैं हम, हर लेन देन में अलग अलग अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइट, हो रहे ना। कहीं पे फर्नीचर, कहीं पे मशीन, कहीं पे वो जो शॉपकीपर है, अगर सपोज कर उसका नाम मॉडर्न फर्नीचर हाउस है तो एक ये अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, कहीं पे रेंट इन्वॉल्व होगा, कहीं पे सैलरी इन्वॉल्व होगा, होगा या नहीं होगा? होंगे ना। तो देर आर डिफरेंट एंड थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स देयर, थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स इन्वॉल्व है, हर मतलब पॉसिबिलिटी आने का। तो अब आप हर 1000 के ऊपर तो रूल अलग अलग, 1000 के लिए तो आप नहीं ना सोच सकते। क्या करना पड़ेगा आपको? उसको डिवाइड करना पड़ेगा, कैटेगराइज करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा सिस्टमैटिकली चीजों को, है ना। कॉमन ग्राउंड्स पे उनको डिवाइड करना पड़ेगा, कॉमन ग्राउंड्स में उन्हें क्लासिफाई करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन का मतलब ही क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अरेंज करना, सजाना, कुछ कॉमन खासियत के अकॉर्डिंग, सम कॉमन प्रॉपर्टीज के आधार पे किसी चीज को अरेंज करने को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन बोलते हैं, है ना। जब घर पे यूटेंसिल्स का जो मतलब बर्तन रखने का जो जगह होता है उसमें क्या सबको जैसे तैसे मिक्स करके रखते हो, सजा के रखते हो, अरेंज करके रखते हो, क्यों? सो दैट कि पिक एंड चूज करना आसान हो, है ना। सेम केसेस है, जितने भी डिफरेंट अकाउंट्स हैं ना उनको बांट दिया गया है। कितने हिस्सों में बांटा गया है? तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, पहले बता दिए कि ट्रेडिशनल केस जो है ना आसान है, बहुत आराम से जनरल एंट्री आप सीख जाओगे, लेकिन आगे के चैप्टर्स में डिफिकल्टी बनी रहेगी, ठीक है। आगे के जो चैप्टर्स आएंगे ना उसमें जब मॉडर्न के पॉइंट्स यूज होंगे तो आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। तो क्यों ना हम स्टार्ट से ही मेहनत करके चले, स्टार्ट से ही हम मॉडर्न रूल्स को पढ़े, स्टार्ट से ही थोड़ा पोर्शन को समझ ले अच्छे से, ताकि आने वाले क्लासेस जो आगे हैं हमारे वो इजी हो जाए। इसलिए मॉडर्न रूल्स पढ़ा रहे हैं। सिर्फ जनरल पढ़ा करके, सिर्फ जनरल और वो 2-3 चैप्टर पढ़ा करके अकाउंट्स के स्टूडेंट्स को बनाने से मतलब नहीं। फाउंडेशन ऐसा हो कि आप में से कुछ स्टूडेंट सोच सके कि आगे कोर्सेज करने हैं, अच्छे कोर्सेज करने, ऐसा होना चाहिए फाउंडेशन। बात समझ में आ रहा है? तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में अकाउंट 6 हिस्सों में बटा। एसेट्स, एक्सपेंसेस, ड्रॉइंग्स एक कैटेगरी, लाइबिलिटीज, इनकम, कैपिटल दो कैटेगरी। 6 हिस्सा है, दो कैटेगरीज है, 2 कैटेगरीज डिवाइड किया गया, एडी, एलआईसी। ये दो इन तीनों को एक साथ क्यों रखा गया? इन तीनों को एक साथ रखने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि इन तीनों पे डेबिट और क्रेडिट करने का रूल सेम है। एसेट्स अगर बढ़ रहा है डेबिट कर दो, कोई एसेट कम हो रहा है क्रेडिट कर दो, कोई खर्च बढ़ रहा है डेबिट कर दो, कोई खर्च कम हो रहा है क्रेडिट कर दो, है ना। ओनर्स का ड्राइंग बढ़ रहा है डेबिट कर दो, ओनर्स का ड्राइंग कम हो रहा है क्रेडिट कर दो। यानी AED इन तीनों में सेम रूल लग रहा है। डेबिट तब करेंगे जब बढ़ रहा हो, क्रेडिट तब करेंगे जब घट रहा हो, मतलब है। और AED में ए क्या है? ए क्या है? डी क्या है? एक्सपेंसेस में दो चीजें आ रही है, कौन कौन? और डी क्या है? ड्राइंग समझते हैं, बिजनेस के मालिक का पर्सनल खर्चा जो उसने बिजनेस से लिया है ना, इसको अलग से रिकॉर्ड किया जा रहा है ड्राइंग से, राइट। अब आ जाइए एल
लाइबिलिटीज, इनकम और कैपिटल। एल स्टैंड्स फॉर लाइबिलिटीज। एल क्या है? लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटीज को हिंदी में क्या बोलेंगे? कर्ज। तो बिजनेस के ऊपर जो भी कर्ज होगा इसी कैटेगरी में आएगा, है ना। आई स्टैंड्स फॉर इनकम एंड गेन, दो चीजें इसमें। और सी स्टैंड्स फॉर, अच्छा कैपिटल और ड्राइंग्स के बारे में ज्यादा सोचने का जरूरत है क्या, पहचानने का जरूरत है क्या? बिजनेस का मालिक है कैपिटल अकाउंट, पैसा लगा रहा है, तो बिजनेस का मालिक निकाल रहा है तो ड्राइंग्स अकाउंट। तो ये दो अकाउंट पे इसलिए आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। बचा कितना? 4। इसका मतलब ज्यादातर अकाउंट इन्हीं 4 में से किसी एक में फॉल करेगा। और इसको सोचने के लिए क्या है? एसेट्स का मतलब आपको मालूम होना चाहिए। वैल्यूएबल चीज हो, बेचने पे क्या आए? पैसे आए। सिर्फ पैसे ना आए, मतलब ये बेचने पे खाली पैसा आ गया ये एसेट है, नहीं। वैल्यूएबल हो, वैल्यू हो। और वैल्यू का मतलब ये 10 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया नहीं। समझ रहे ना? एसेट्स की वैल्यूएशन का मतलब क्या हो गया? अच्छा खासा वैल्यू का बात होता है, ठीक है। तो वैल्यूएबल चीज हो जिसको सेल करेंगे तो क्या आएगा? पैसा आएगा, वो एसेट है ना। इनकम क्या है? जो रेगुलर बेसिस पे होगा, है ना। रेगुलर बेसिस पे कोई अमाउंट अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव हो रहा है, क्या मानेंगे उसको? क्या कहेंगे हम? इनकम कहेंगे, ठीक है। और अगर कोई रेगुलर बेसिस पे कोई पेमेंट किया जा रहा है किसी सर्विस के बदले, किसी फैसिलिटी के बदले, तो वो क्या है? खर्च है ना। और कर्ज में क्या आएगा? कर्ज, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कर्ज लिया है दैट मीन्स कि पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो 6 में 2 तो इजिली आइडेंटिफाइबल है, सोचना कितने पॉइंट पे है? 4। एसेट्स, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज, इनकम, ठीक है। अब आते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जो आप लोगों को बनाने के लिए दिया गया था। अब ये भी ध्यान में रखिएगा कि एईडी डेबिट करने से बढ़ता है तो एलआईसी डेबिट करने से कम होता है। एक याद रहेगा, दूसरा याद हो गया ना। रूल्स भी इसमें, रूल्स भी बहुत ज्यादा नहीं है। बढ़ रहा है तो डेबिट करो, घट रहा है तो क्रेडिट करो। किस केस में? एईडी कैटेगरी। और इसका उल्टा रूल है उस तरफ। कुछ रटने का जरूरत है क्या? कुछ रटने का जरूरत है? ट्रेडिशनल में 3 क्लासिफिकेशन है और तीनों का अलग अलग रूल है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज ऑन। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। वहां रूल्स याद करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है? सीधा सिंपल सी बात है, बढ़ रहा है या घट रहा है। कैटेगरीज देखिए, बढ़ा या घटा, उसके हिसाब से रूल पता चल जाएगा आपको। अगर एसेट्स की कैटेगरी में है, बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। अगर लायबिलिटीज की कैटेगरी में है, घट रहा है तब डेबिट होगा। क्लियर है? तो रूल्स याद हो गया है, रूल समझ आ गया। जिन लोगों का छूटा था उनके लिए भी रिवाइज हो गया। अब आ जाइए उन क्वेश्चंस की तरफ जिसको बनाने के लिए दिया गया था। और आंसर वो लोग देंगे जो लोग एब्सेंट थे, क्योंकि जो लोग प्रेजेंट थे वो तो बना के लाए होंगे, ठीक है ना। बताओ प्लांट क्या है? एईडीएलआईसी में किस कैटेगरी में जाएगा प्लांट? क्या एईडी किस कैटेगरी में जाएगा? प्लांट किस कैटेगरी में जाएगा? क्या प्लांट एक एसेट है, एक्सपेंसेस है, लाइबिलिटीज है, इनकम है? क्योंकि कैपिटल और ड्राइंग्स के बारे में तो अभी सोचना ही नहीं है, क्योंकि तो सीधे सीधे आपको पता चल जाएगा। प्लांट लाइबिलिटीज है, पैसा लौटाना है प्लांट का। तो क्या है प्लांट, बोलो? एसेट्स है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग प्रैक्टिकली नहीं सोच सकते हो क्या? प्लांट, प्लांट का मतलब क्या है? किस किस प्लांट की बात हो रही है? प्लांट आप लोगों ने अपने लाइफ में ये टर्म यूज होते हुए सुना है? सुना होगा ना। प्लांट इतने साल 10th तक पढ़ के आए, ऐसा तो है नहीं कि बिना पढ़े डायरेक्टली 11th में जंप करके आ गए हो, स्कूल गए हो, क्लासेस गए हो। तो प्लांट टर्म कभी यूज हुआ है? कभी ना कभी यूज हुआ होगा। या अगर मान लो कभी यूज नहीं भी हुआ, कभी घूमने फिरने गए होगे तो कभी ना कभी ये टर्म यूज हुआ है, कोई ना कोई कहा है आपको। हाँ, इंडस्ट्रियल एरिया से जब गुजरते हो तो कोई नाम नहीं लेता है लोग, इस चीज का प्लांट लगा हुआ है, इस चीज का प्लांट लगा हुआ है, बोलते हैं ना। दो मीनिंग है कि पेड़ पौधे के लिए प्लांट टर्म यूज होता है ना। और एक उन इंडस्ट्रियल मशीनरीज का जो सेटअप पूरा लगा हुआ है ना, उसके लिए भी प्लांट यूज होता है।
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पानी जो स्वच्छ पानी निकलता है वहां पे बोलते हैं ना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है। हाँ बोलते हैं या नहीं बोलते? क्या है ये? एसेट्स है, वैल्यूएबल चीज हो गया ना, बेचेंगे तो क्या आएगा? पैसा आएगा। क्या है ये? एसेट्स है। क्लियर है? और इस पे कौन सा रूल लगेगा? एसेट्स का। इसको डेबिट कब करेंगे? डेबिट कब करेंगे? जब बढ़ रहा हो। क्रेडिट कब करेंगे? जब कम हो रहा हो। क्लियर है? तो प्लांट एसेट है। डेट बैठो, तुम बताओ डेटर्स क्या है? डेटर्स को एसेट्स कहेंगे। सिट डाउन। एसेट्स क्यों कहा? क्योंकि हमें पता है ना डेटर्स जिसको हमने गुड्स उधार बेचा, जो हमसे उधार ले गया ना, तो मेरा पैसा जमा हो गया ना उसके पास। हमसे जो उधार ले जाएगा तो क्या लेके चला गया, भाग गया, पैसे देगा ना, लौटाएगा ना। बात समझ आ रहा है? तो क्या है? एसेट। आगे चलेंगे। रेंट क्या है? रेंट एक्सपेंस। रेंट का मतलब समझ रहे हैं ना? अब ये हमने बिल्डिंग लिया यूज करने के लिए, रह रहे हैं यहाँ पे, एक फैसिलिटी मिल रहा है हमको, फ्री में नहीं मिला। अभी जितने समय तक रहेंगे उतने समय का हमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो एक फैसिलिटी के बदले एक अमाउंट पे कर रहे हैं, ये क्या है? अपना खर्च है। क्लियर है? अच्छा, खर्च और संपत्ति के खरीदने में दोनों में खर्च ही, दोनों में अमाउंट जाता ही है हमारा शुरू में। लेकिन संपत्ति के केस में क्या होता है? पैसे हमारे पास वापस आ सकते हैं, लेकिन खर्च के केस में वापस नहीं आएंगे क्योंकि आपने फैसिलिटी यूज किया होगा। बात समझ आ रहा है? तो रेंट एक्सपेंसेस के एग्जांपल में होगा। सैलरी बोलो क्या है? सैलरी क्या है? इनकम। आप में से सारे लोग एम्प्लॉइज की तरह क्यों सोचते हो? बिजनेसमैन की तरह क्यों नहीं सोच सकते? अकाउंटेंट की तरह क्यों नहीं सोच सकते? सैलरी ठीक है, इनकम है, लेकिन तुमने सोचा किसके हिसाब से? स्टाफ के हिसाब से जो कहीं काम कर रहा है। हम ये सब्जेक्ट किस लिए सीख रहे हैं? स्टाफ के लिए। किसके लिए सीख रहे हैं ये सब्जेक्ट? स्टाफ के लिए सीख रहे हैं। किसी बिजनेस के हिसाब किताब को रखने के लिए ना सीख रहे हैं। तो अब बिजनेस के हिसाब से सोचो ना। बिजनेस के हिसाब से क्या होगा? सैलरी बिजनेस को मिलेगा क्या? किसी भी बिजनेस में सैलरी पेड होगी, है ना? यानी क्या हो गया? ये एक्सपेंस हो गया। इज दैट क्लियर? आगे चलेंगे। क्रेडिटर्स। क्या है क्रेडिटर्स बोलो? कर्ज है। कस के बोलो ना, आवाज नहीं आ रहा। एक्सपेंस तो लाइबिलिटीज, तो तेज आवाज में बोलो, लाइबिलिटीज। कर्ज है ना? सही है, क्योंकि उधार लाया है, पैसा देना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। क्रेडिटर्स का मतलब क्या है? उससे उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स जिसने हमारे बिजनेस को उधार दिया हुआ होता है। यही मतलब है ना? लाइबिलिटीज है, सही है। मशीनरी क्या है? हाँ बोलो। कर्ज। अगर हमने बैठो 2 मिनट, बोलो। हाँ बोलो। तुम्हारा कंफ्यूजन क्या है मालूम? और ये सबको समझना है। अगर एक पर्सन किसी को उधार दे रहा है तो दूसरा उधार ले रहा है, सीधी सी बात है। अगर एक पर्सन किसी को उधार देगा तो दूसरे ने उधार लिया ना। तो एक अगर डेटर है तो दूसरा क्रेडिटर है। अब हम बात करें, सपोज करो मिस्टर एक्स का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? मिस्टर। और एक्स ने एम को उधार दिया है। एक्स ने उधार दिया एम को, तो एक्स के लिए एम क्या हो गया? डेटर हुआ कि नहीं हुआ? और एम के लिए एक्स क्या हुआ? ये बात तो सही है। अगर एक्स अपने बुक में लिखेगा तो एम को डेटर लिखेगा, एम अपने बुक में लिखेगा तो एक्स को क्रेडिटर लिखेगा। बात समझ में आ रहा है? अब किसके बुक में रिकॉर्ड हो रहा है ये डिपेंड करेगा। तो एक लेन देन अगर हो रहा है उधार में, तो सीधी सी बात है, एक ने उधार दिया है तो दूसरे ने उधार लिया है। ठीक है? अब अगर हम जिस बिजनेस के अकाउंटेंट है या जिसके बुक में हम ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं, हमको उसके हिसाब से सोचना है। क्वेश्चन पढ़ रहे हो, लिखा हुआ है ना, सोल्ड गुड्स टू राम, राम को गुड्स उधार दिया। ठीक है? तो आप सोच रहे हैं राम तो गुड्स उधार ले रहा है। आपको अपने बिजनेस के हिसाब से सोचना है, क्या हुआ ट्रांजैक्शन? उधार में सामान बेचा गया। तो एक अकाउंट क्या आएगा? सेल्स, क्योंकि आप बेच रहे हैं।
दूसरा अकाउंट क्या आएगा, उधार में दिया राम को तो राम आएगा, बात समझ में आ रहा है। लेकिन राम के बुक में ये नहीं रिकॉर्ड होगा, राम को गुड्स उधार मिला है, राम ने खरीदा है, तो उसके लिए खरीदने का अकाउंट आएगा, बात समझ में आ रहा है। तो हम जिस बिजनेस के अकाउंटेंट रहेंगे उसके हिसाब से ट्रांजेक्शन को सोचें, ठीक है। राम को पैसा दिया तो पूछेंगे कि पैसा आया या गया, तो अब आप बोलोगे कि पैसा आया या गया, राम के पास तो पैसा आ रहा है। हमने क्या कहा क्वेश्चन में, राम को पैसा दिया, तो मतलब बिजनेस की बात कर रहे हैं ना हम, तो हमारे बिजनेस से पैसा गया, तो आपके पास तो आया ही होगा, अगर हमने पेड किया तो किसी के पास तो गया ही है। तो स्विच नहीं करना है कि कभी अपने बिजनेस के हिसाब से सोच रहे हैं, कभी उसके हिसाब से सोच रहे हैं, तो दिमाग में क्लियरली बन जाएगा, अकाउंट्स नहीं बनेगा। बिजनेस के हिसाब से सोचना है, जिस बिजनेस के आप अकाउंटेंट है उसके हिसाब से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। आगे आएंगे इस पॉइंट पे, आज डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को, क्लियर हुआ ये पॉइंट। आगे मशीनरी क्या बनाए, मशीनरी क्या बनाए, क्या बनाए मशीनरी, हिंदी ना भी पता हो तो मशीनरी के मतलब कम कमी नहीं, कुछ नहीं समझ में आता आपको, एसेट्स टाइप ही लग रहा है, एसेट्स ही है, टाइप क्या है, एसेट्स ही है, मशीन जिनसे कोई चीज बनाया जाता है, और क्या, ये तो आम आम दिनों में हम एक दूसरे से सुनते रहते हैं, है ना। घर पे सिलाई मशीन नहीं सुना, सबसे कॉमन तो वही है सिलाई मशीन, कोई सिलाई छोड़ दो तो मशीन है ना वहाँ पे लगा हुआ, अब बेचोगे तो क्या आएगा, पैसा नहीं आएगा। आगे चलेंगे, मशीनरी के बाद फर्नीचर एसेट है, फर्नीचर के बाद कमीशन, कमीशन अगर बिजनेस से दिया जाएगा तो खर्चा होगा, मिलेगा तो इनकम। अभी कमीशन है क्या, किसी के बदले कोई काम करते हैं ना तो उससे एक अमाउंट चार्ज करते हैं, ये है कमीशन, ठीक है। तो अगर हम मान लो बिजनेस मैन ने किसी को कुछ काम करने के लिए रखा गया था, गुड्स बेच के लाओ कमीशन देंगे तुमको 2%, तो गुड्स बेच के लाएगा, बिजनेस को कमीशन देगी, है ना। या बिजनेस के पास कोई ऑफर आ गया कि इतने लाख रुपए का गुड्स बेचोगे तो 1% कमीशन मिलेगा, तो यहाँ पे कमीशन अर्न होगा, है ना। तो कमीशन खर्च भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि कमीशन के आगे अगर रिसीव्ड लगा हुआ है तो इनकम मानेंगे, अदरवाइज कमीशन को नॉर्मली क्या मानेंगे, खर्च मानेंगे, ठीक है। आगे इसके आगे जब हम क्लासेस में चलेंगे तो आप देख करके ही पहचान जाओगे कि कमीशन यहाँ पे खर्च है कि इनकम है, या कोई भी टर्म कहीं पे खर्च है या इनकम है, हम पहचानना सिखा देंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे कमीशन खर्च भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है, लेकिन इनकम में ना नॉर्मली रिसीव्ड टर्म यूज होता है, यहाँ पे रिसीव्ड नहीं है तो क्या मानेंगे, खर्च, ठीक है। नेक्स्ट टर्म कैपिटल के लिए तो कैपिटल ही कैटेगरी, बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स किसे कहते हैं मालूम, कल बताया था कुछ लोगों को जो लोग प्रेजेंट थे, बैड डेट्स का मतलब क्या बताया, बैड डेट्स का मतलब होता है बिजनेस में जो भी चीजें उधार दी गई थी उसमें से कुछ पैसा डूब गया, जो अमाउंट डूबा उसको हम क्या बोलेंगे, बैड डेट्स। मिस्टर एक्स उधार लेके गया था 10,000 रुपए का, भाग गया, लापता हो गया, पता नहीं चल रहा कहाँ है, 1 साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, अब हम मान के क्या चलेंगे, पैसा डूब गया, है ना। इतने समय से कोई नहीं, अब मिस्टर एक्स अचानक से वापस आया, उसके बाद अपना उधार देके चला गया, कोई काम आ गया था उसको, तो इसको बोलेंगे ना डूबा हुआ पैसा प्राप्त हुआ, बैड डेट्स रिकवर्ड, क्लियर है। बैड डेट्स का मतलब वो पैसा जो डूब गया, और बैड डेट्स रिकवर्ड मतलब डूबा हुआ अमाउंट प्राप्त हुआ, तो ये इनकम होगा, गेन है ये, इज दैट क्लियर। तो ये था 10 क्वेश्चन, फर्स्ट 10 क्वेश्चन में ऑल करेक्ट किसी का हुआ है, 1 मिस्टेक, 2 मिस्टेक्स, 3 मिस्टेक्स, 4 मिस्टेक्स, कितना मिस्टेक कर लिया तुमने, तो 4 में हाथ तो है नहीं, अभी काउंट हो रहा था। मिस्टेक होना कोई बात नहीं है, लेकिन मिस्टेक्स रिपीट होना ये बुरा बात है ना। मिस्टेक होगा, ऑब्वियस बात है, अभी नए नए सीख रहे हैं, मिस्टेक होना कॉमन बात है। अब इसको देख करके ये अपने आप को नहीं सोच रहा है कि हमको तो हमसे हो ही नहीं रहा, हमको कुछ नहीं आ रहा है, सोच रहे ना, तब ना हमसे गलती हो रहा है, बना रहे सॉल्व कर रहे तो मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक रिपीट हो रहा है तब नहीं सीख रहे हो। घर से निकले थे इंस्टीट्यूट आने के लिए, बीच रास्ते में एक गड्ढा मिला था, उसमें गिर गए थे, फिर इधर से वापस जाओगे फिर उसी गड्ढे में गिरोगे, तो वहाँ पे देख के चलोगे यहाँ पे गिरे थे हम, देखोगे ना। सेम स्टडी में कोई पॉइंट में आपने मिस्टेक करा, उस पर ध्यान दीजिए कि क्यों गलती हुआ आपसे, ये रिपीट नहीं होना चाहिए,
कोई भी मिस्टेक हो रहा है रिपीट नहीं हो, दैट्स इट, इतना ही करना है। आगे चलेंगे। 11 नंबर में है अकाउंट्स के नाम में ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के लिए तो सीधे ड्राइंग्स ही लिखेंगे ना, तो ड्राइंग के सामने सीधे ड्राइंग्स लिख दें। चैरिटी, क्या है चैरिटी? क्या लग रहा है चैरिटी क्या है, बताओ। चैरिटी मतलब समझते हैं? दान देना। क्या है ये? खर्च होगा। जितने भी पॉइंट्स आप पढ़ रहे हैं ना, ये सब प्रैक्टिकल चीज है, होता है, आम दिनों में होता रहता है। ठीक है, तो कोई ऐसी चीजें नहीं है अकाउंट्स में जिसको आप ऐसा लगे कि ये क्या आ गया, बिल्कुल नया टर्म आ गया, यूज नहीं होता है। जैसे साइंस वगैरह में तो ऐसे ऐसे नए टर्म आएंगे जिसको आपने सुना नहीं होगा। हाँ, वो चीजें होती हुई देखेंगे। ठीक है, अब पानी जब कुएं से निकाल रहे होते हो तो नीचे में आसानी से आता है ना, और उसके बाद ऊपर में थोड़ा भारी लगता है, तो उसी के बारे में पढ़ाया जाता है साइंस में। तो उसका जो टर्म है वो नहीं पता होगा, लेकिन वो चीजें ऑब्जर्व की होगी। लेकिन अकाउंट्स में ना बहुत सारे टर्म आम आम बोलचाल में हम यूज करते भी है। चैरिटी के बाद है परचेजेस। परचेजेस क्या है? परचेजेस एक्सपेंस है। सेल्स इनकम है। ठीक है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सिर्फ इंटरेस्ट लिखा हुआ है तो खर्च, इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखा हुआ तो होता तो इनकम, तो खर्च होगा। रेंट रिसीव्ड इनकम। पेटेंट एसेट्स, करेक्ट। तुम्हारा आवाज इतना ही है कि वैसे बोल रहे हो? हाँ, तो नहीं आवाज है, आवाज ज्यादा है ना, हमको लगता है घर पे मतलब पूरा एकदम नीचे रूम से बोलते होगे तो ऊपर तक आवाज है, यहाँ आवाज नहीं निकल रहा। गुडविल के, पेटेंट के बाद है गुडविल। क्या है गुडविल? एसेट्स। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट क्या है? रेंट तो खर्च है, तो क्लियर है, लेकिन प्रीपेड रेंट क्या है? एक्सपेंस ही होगा। प्रीपेड रेंट का मतलब क्या हुआ? सपोज करो हमने बिल्डिंग लिया और 1 साल का रेंट दे दिया पहले से, अभी 1 महीना रहे हम, तो 11 महीने का रेंट प्रीपेड है ना। अब हम 1 महीने के बाद सोचे कि हम छोड़ के जा रहे हैं, तो ये रेंट वापस होगा कि नहीं? नहीं होगा। क्या नहीं होगा? एडवांस, एडवांस हो या ये अभी हमने 1 साल के लिए रहा है, अब कॉन्ट्रैक्ट होगा कि आपको छोड़ने से पहले 3 महीने पहले बताना, तो अलग बात है। तो चलो अगर ये भी कॉन्ट्रैक्ट मान लेते कि 3 महीने पहले बताना, 3 महीने पहले हमने बता दिया कि हम छोड़ करके जाने वाले हैं, तब भी 3 और 1 4 महीना हुआ ना। हमने तो 1 साल का रेंट दिया ना, तब भी 8 महीने का प्रीपेड रेंट है ना मेरा। क्या है ये? एसेट है, पैसे वापस आएंगे ना। एसेट है। कोई भी खर्च उसके आगे अगर आउटस्टैंडिंग लग गया तो वो खर्च बाकी है, मतलब कर्ज हो गया। खर्च अगर बाकी है तो कर्ज हो गया, और खर्च अगर हमने एडवांस में दिया तो एसेट है, क्योंकि अगर हम टाइम से पहले उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा? रिटर्न होगा पैसे। इज दैट क्लियर? या अगर वो खर्च हमको अभी पे करने का जरूरत था क्या? नहीं था ना जरूरत। रेंट, प्रीपेड रेंट लगा हुआ है, मतलब हमने पहले से रेंट दे रखा है, मेरे पास पैसा एक्स्ट्रा था, दे दिया। देने का जरूरत था क्या? अभी अभी तो जरूरत नहीं था। अगर नहीं देते तो अपने पास क्या रहता? कैश रहता कि नहीं रहता? और कैश क्या था? एसेट था। क्लियर है? कोई भी खर्च प्रीपेड लगा रहेगा वो क्या होगा? एसेट। अगला टर्म है आउटस्टैंडिंग सैलरी। कोई भी खर्च उसके आगे आउटस्टैंडिंग लगा हुआ हो तो कर्ज बनेगा। खर्च के आगे आउटस्टैंडिंग लग गया है, कर्ज है। इज दैट क्लियर? तो ये 20 क्वेश्चन हम लोगों ने, ये अकाउंट्स का सिर्फ 20 एग्जाम्पल्स लिया है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी डिफरेंट नेम्स ऑफ अकाउंट्स हम आसपास देखते हैं, वो या तो एसेट्स होते हैं, या एक्सपेंसेस, या ड्राइंग्स, या लाइबिलिटीज, इनकम, या क्या, इतने कैटेगरीज में फॉलो। इज दैट क्लियर? रिवाइज हो जाएगा। जो भी पॉइंट मिस्टेक हुआ है उसको अच्छे से देख लेना, सो दैट कि वो दोबारा मिस्टेक ना हो। और आज का जो पॉइंट है ना, इसमें 3 चीजें आ रही हैं। मेन तो यहीं से डिस्कस करना था, आप लोग में से ज्यादातर लोग एब्सेंट थे इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया। ठीक भी, अभी वैसे भी स्लो चलना है। अब आए डेफिनेशन ऑफ जर्नल। पहला चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है ऑफिशियल। अब तक इस टॉपिक को अच्छे से कवर करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स बताए गए। अब आ रहा है जर्नल क्या है। व्हाट इज जर्नल?
तो देखो अभी जो आपके सामने हमने जितने भी डेफिनेशन दिए सब प्रैक्टिकल डेफिनेशन, समझ में आने वाला और समझा भी देने वाला, आसानी से आप समझा दो, बुक इस डेफिनेशन नहीं। अब कोई स्टूडेंट आएगा जर्नल क्या है, उसने पूरा बता दिया जर्नल क्या है, एक एक पॉइंट डिफाइन कर दिया, जर्नल है क्या, ये है जर्नल, इस रजिस्टर का नाम है जर्नल। बात समझ में आ रहा है? जैसे ही टर्म यूज हुआ ना जर्नल, तो अकाउंट्स में जर्नल का मतलब ये रजिस्टर है। अब ये रजिस्टर कॉपी रजिस्टर के फॉर्म में होगा, और अब ऐसा ही रजिस्टर आपको कंप्यूटर स्क्रीन के फॉर्म में रहता है। डिजिटली रिकॉर्ड करने लगे ना हम लोग, आजकल कंप्यूटर पे चीजें रिकॉर्ड हो रही है ना। पहले पेपर पे लिखते थे, अब हमने और एडवांस्ड सोसाइटी डेवलप कर लिया। तो जो स्टार्टिंग में सोसाइटी कैसी रही होगी, जब पेपर नहीं बना होगा, तो पेपर आया ही नहीं था, पेपर इन्वेंट ही नहीं हुआ था। पेपर यही कोई 15 साढ़े 1500 साल पहले चाइना में इन्वेंट हुआ है, उससे पहले पेपर नहीं था। सब लोग कैसे इंफॉर्मेशन शेयर करते होंगे, याद रखते थे, मेमोरी से शेयर होता था। उस टाइम पे याद रखना बहुत कमाल का काम था, इंफॉर्मेशन को याद रख लिए बहुत बड़ा काम हो गया, नॉलेजेबल हो गया वो। जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन याद है उतना ज्यादा नॉलेजेबल है। चतुर्वेदी 4 वेद याद है, त्रिवेदी 3 वेद याद है ना, टर्म होता है ना, नहीं यूज होता है तुम लोग में, होता है ना यूज, ये टाइटल जो लगता है चतुर्वेदी, असल में उन्हीं को लगाना है जो चारों वेद के ज्ञानी है, चारों वेद याद है उनको, बारे में उनको पता है, ठीक है। तो पुराने टाइम में इंफॉर्मेशन याद रख के शेयर किया जाता था, ठीक है। तो उसको वेरीफाई कौन कर सकता था, अब एक पढ़ा लिखा है, एक को याद है, तो दूसरा याद करने वाला ही ना उसको वेरीफाई कर सकता था। हाँ, लेकिन बाद में जब पेपर वगैरह डेवलप हुआ तो चीजों को रखने का चलन स्टार्ट हुआ। और आज के डेट में ना एक टाइप है, सोचो कितना एडवांस हो गया। पहले क्या था कि अगर हमने इंफॉर्मेशन को लिखा है तो उसको भेजने के लिए हमको, अगर मान लो यहाँ रिकॉर्ड किया है तो उसको अगर हमको यूएस भेजना हो तो पोस्ट का इस्तेमाल करते थे, पोस्ट में डालते थे, तब वो ट्रैवल करके जाता था, कितना मुश्किल काम। आज क्या है, यहाँ लिखते हैं, इंटर करते हैं, पहुंच गया यूएस, क्या दुनिया के किसी कोने में भी पहुंचाना हो पहुंच जाता है, पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, कितना एडवांस हो गया टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग कितना एडवांस हो गया। आज हम किस लेवल पे पहुंच गए। आज कोई किसी को कोई भी एजुकेशन हासिल करना हो, क्या उसके लिए मुश्किल है? दुनिया के किसी पार्ट से कहीं भी बैठ के आप कोई भी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं आज के डेट में। यूनिवर्सिटीज आपके पास आ गया, पहले हम लोग को यूनिवर्सिटीज जाना पड़ता था, पहले लोगों को पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। कि सुनते होगे ना वो पुराने मूवीज वगैरह में या पुराने सीरियल्स में देखे होगे, रामायण वगैरह में, क्या भाई, तो राजा महाराजा को जाना पड़ता था कहाँ, जंगलों में, वहां रहते थे ज्ञाता लोग, ज्ञानी लोग, उनसे इल्म लेने के लिए, एजुकेशन हासिल करने के लिए जाना पड़ता था, ट्रैवल करके। और सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, और जितना मेहनत करना पड़ता था उतना आज के डेट के लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो पढ़ने पढ़ने वाले लोग थे वो जाते थे, जिनको एजुकेशन हासिल करना होता था तो वो जाते थे, कम लोग थे ऐसे, है ना। आज के डेट में फिर क्या हुआ, इंस्टीट्यूशन आपके लोकेलिटी में बना, लोग आसानी से जाने लगे। अब क्या है, आपके मोबाइल पे यूनिवर्सिटीज आ गए, मोबाइल पे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटीज आर इन योर हैंड्स, एजुकेशन आपके हाथ में है, बस आपको एफर्ट डालना है, सीखना है या नहीं है। खैर एनीवेज, ये जर्नल, ये रजिस्टर को हम कह रहे हैं, और ये रजिस्टर आज के डेट में डिजिटल फॉर्म है, अब सब कुछ तो कंप्यूटराइज हो रहा है ना। तो अब जो है ना कि सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया ट्रांजैक्शन को लिखने के लिए, कंप्यूटर स्क्रीन रहता है, जब आपको अगर प्रिंट आउट चाहिए होगा, कंट्रोल पी मारेंगे, प्रिंटर से प्रिंट निकल जाएगा। अगर किसी को चाहिए हार्ड कॉपी, नहीं उसमें से नहीं समझ में आ, निकाल के दो, प्रिंट करा, निकाल के दे दिया, है ना। जितनी बार चाहेंगे उतनी बार प्रिंट कर लेंगे इंफॉर्मेशन। और अगर शेयर करने की बात हो तो कंप्यूटर से प्रिंट करके निकाल के करने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली वहां से भी शेयर हो जाएगा, आसान होता चला जा रहा है चीजें। लेकिन सीखने वालों के लिए एडिशनल पार्ट है कि पहले आप रिकॉर्ड करना सीख लो, उसके बाद कंप्यूटर में कैसे रिकॉर्ड करना है ये भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। जर्नल इस रजिस्टर को बोलते हैं। इसका डेफिनेशन में अगर हम जाएंगे तो जर्नल क्या है, ये देखो डेफिनेशन, इट इज अ प्राइमरी बुक, ये एक बुक है ना, एक रजिस्टर है। प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं, सबसे पहला है, सबसे पहले प्राइमरी स्कूल में गए होगे, सबसे पहले कहाँ गए थे, किस स्कूल में एडमिशन हुआ, प्राइमरी स्कूल में।
तो जर्नल सबसे पहला बुक है क्योंकि सबसे पहले ट्रांजैक्शन इसी बुक में रिकॉर्ड हुआ। इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोल रहे हैं। ओरिजिनल एंट्री क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कोई भी लेन देन अगर इसके बाद ही रिकॉर्ड होगा, कहीं पहले जर्नल में रिकॉर्ड हुआ तब कहीं और रिकॉर्ड होगा। इस बुक में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है डेली बेसिस पे। हर दिन लेन देन लिखा जाएगा, और जो लेन देन पहले हुआ पहले लिखेंगे, बाद वाला बाद में लिखेंगे। ये है जर्नल। इसकी खासियत को अगर जाने तो डेली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं जर्नल में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी डेटा एंड टाइम वाइज। ये एक ओरिजिनल एंट्री का बुक है जिसमें ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है लेजर में लिखने से पहले। जर्नल के बाद लेजर सीखेंगे, तो पहले लेजर में नहीं लिखेंगे लेन देन, पहले कहाँ लिखेंगे? जर्नल में, तब लेजर में पोस्ट करेंगे। ठीक है। ये जो रजिस्टर है इसमें ट्रांजैक्शंस के दोनों साइड को लिखा जाता है, कौन सा साइड डेबिट हुआ है, कौन सा साइड क्रेडिट हुआ है, पूरा कंप्लीट ट्रांजैक्शन लिखा जाता है। यानी एक ही एंट्री से आपको फुल इंफॉर्मेशन मिल जाता है। आगे चलेंगे। जर्नल इज अ रिकॉर्ड इन विच शोज कंप्लीट डिटेल्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन वन एंट्री। तो जर्नल वो रिकॉर्ड हो गया ना जिसमें एक ही ट्रांजैक्शन में सारे डिटेल्स आ जाते हैं। एक ट्रांजैक्शन में उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारे डिटेल्स वहां पे मिल जाएंगे। जर्नलाइजिंग उस प्रोसेस को कह रहे हैं जिसमें हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल बुक में ट्रांजैक्शंस को लिखने के प्रोसेस का नाम जर्नलाइजिंग। जर्नल रजिस्टर में बिजनेस लेन देन को रिकॉर्ड करने के नाम को आप क्या बोल रहे हैं? जर्नलाइजिंग कह रहे हैं। और जो एंट्री हम लिखते हैं ना, उसमें जो एंट्री हम करते हैं उसको हम बोलते हैं जर्नल एंट्री। ये डेफिनेशन स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे, नोट तैयार कर लेना। ठीक है। जर्नल समझ में आ गया? यानी जैसे ही ये जर्नल माइंड में आया, अब समझ जाओ कि जर्नल किसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं। ये रजिस्टर है। अब इसकी खासियत बता दीजिए। ये एक बुक है जिसमें बिजनेस का लेन देन लिखा जाएगा, डेली बेसिस पे लिखा जाएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। एक ही लेन देन में पूरा इंफॉर्मेशन लिखा जाएगा। राइट, खत्म हो गया। यही वो पॉइंट्स था जो लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट जिससे रिलेटेड क्वेश्चन तुमने पूछा था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है? ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बताता है? देखो, बिजनेस का मालिक बिजनेस शुरू कर रहा है, उसने बिजनेस में 5 लाख लगाया, जरूरत पड़ा तो 2 लाख फिर निकाल लिया, फिर लगाया, फिर निकाल लिया। बिजनेस का मालिक बिजनेस से लेन देन कर रहा है, बिजनेस उसी का है। अगर हम इन दोनों को अलग नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि बिजनेस का लेन देन और उसके मालिक का लेन देन दोनों मिक्स हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। बिजनेस अगर हमारा है, हमने बिजनेस में पैसा लगाया, जब जरूरत हो रहा निकाल भी ले रहे और इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे, तो क्या होगा? हम अपने बिजनेस से घर का रेंट पेड कर दिया, हम अपने बिजनेस से घर के बिजली का बिल पेड कर दिया, तो ये तो बिजनेस का खर्चा है कि घर का पर्सनल खर्चा है? पर्सनल खर्चा है ना। बिजनेस का कहाँ है? बिजनेस का खर्चा तो सिर्फ बिजनेस से रिलेट करेगा ना। आपने अपने पर्सनल घर का बिजली का बिल पे कर दिया तो पर्सनल खर्चा हुआ ना। अगर हम इन सब को अलग से रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो क्या बिजनेस का सही प्रॉफिट लॉस पता चल पाएगा? तो इसके लिए जरूरत क्या है? एक अजम्पशन का जरूरत है कि बिजनेस को अलग, ओनर को अलग मानना, ओनर को अलग, बिजनेस को अलग, दोनों को सेपरेट एंटिटी मानना। अकाउंट्स में ऐसा किया गया, लॉ में ऐसा नहीं है। आपका बिजनेस अगर है ना, आपने किसी से कर्जा लिया है ना, केस अगर होगा तो आपके बिजनेस में नहीं होगा, आप पर होगा। बात समझ में आ रहा है? पैसा किसको लौटाना पड़ेगा? आपको लौटाना पड़ेगा। वहां पे जाके ये नहीं बोलोगे कि सर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में हम थोड़े ना कर्जा लिया, बिजनेस कर्जा लिया। कर्जा तो आप ही ने लिया, ये तो अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। बिजनेस अलग और ओनर अलग। क्लियर है? क्यों ऐसा किया? क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बिजनेस और उसके ओनर का दोनों का लेन देन क्या हो जाएगा? मिक्सड अप हो जाएगा। तो बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। और एक अकाउंटेंट को किसके हिसाब से रिकॉर्ड करना है? आप अगर अकाउंटेंट है तो ओनर के अकाउंटेंट है कि बिजनेस के अकाउंटेंट है? बिजनेस के। तो जो भी लेन देन रिकॉर्ड करेंगे किसके हिसाब से? बिजनेस के हिसाब से। इज दैट क्लियर? तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें हमने, यानी ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हम मानते हैं बिजनेस एंड इट्स ओनर आर कंसीडर्ड एज सेपरेट एंटिटी। बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। और जो अकाउंटेंट है ना, उसे ट्रांजैक्शंस को किसके हिसाब से लिखना होगा? बिजनेस के हिसाब से लिखना होगा। ठीक है? ओनर के हिसाब से नहीं, बिजनेस के हिसाब से। इज दैट क्लियर? ये है हमारा एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो आज सिर्फ यही 2 डेफिनेशन हमने डिस्कस किया। जर्नल क्या है, उसके फीचर्स, ठीक है, और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस को उसके ओनर से अलग मानना है। बिजनेस को अलग मानना है, ओनर को अलग मानना है, और एक अकाउंटेंट को लेन देन को बिजनेस के हिसाब से लिखना है, ओनर के हिसाब से नहीं। किसके हिसाब से लिखना है? बिजनेस के। क्लियर है?
अब बिजनेस के मालिक ने 5 लाख रुपया लगाया तो बिजनेस में पैसा आया कि गया? बिजनेस के मालिक ने 5 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस में पैसा आया कि गया? ओनर के हिसाब से सोचने लगे थे। अभी हमने क्या बताया है? बिजनेस के हिसाब से सोचना है। गलत तरीके से सोचोगे तो गलत आंसर आएगा। ये कॉन्सेप्ट बता रहा ना कि किसके हिसाब से। यहाँ देखो, द अकाउंटेंट मस्ट रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के हिसाब से सोचना है। बिजनेस के मालिक ने 5 लाख रुपए से बिजनेस शुरू करा तो मालिक का तो पैसा जा ही रहा है, बात तो सही है। लगा कहाँ? बिजनेस में, यानी बिजनेस से पैसा। और हमको बिजनेस के हिसाब से सोचना, ओनर के हिसाब से नहीं। ठीक है। मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट ना पहला ही ट्रांजैक्शन में फिसलता है। एंट्री जो कर रहा है ना वो भी कॉन्फिडेंट नहीं, क्यों कर रहे? वजह क्या है? ये कॉन्सेप्ट करना पता। ठीक है। तो अकाउंटेंट को किसके हिसाब से रिकॉर्ड करना है? बिजनेस के हिसाब से। कल हम लोग इसके आगे से पॉइंट शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये दोनों कॉन्सेप्ट हम शेयर कर देंगे, नोट कर लेना। सब लोगों का नंबर व्हाट्सएप पे ऐड है।